सुनील शुक्ला जी, ये धार्मिक ध्रुवीकरण क्यों किया जा रहा है? जी नमस्कार। एक तरफ योगी जी विकास की बात कर यही क्या? रहे हैं और बीजेपी पर आरोप धार्मिक ध्रुवीकरण का लग रहा है, और बीजेपी कह रही है ये प्योरली जो है लॉ एंड ऑर्डर का मसला है। तो फिर ये ध्रुवीकरण कर कौन रहा है? क्या पीडीए का बड़ा व्यापक दायरा है, और आप तमाम समाजवादी पार्टी प्रवक्ताओं से सुनिए, ए का मतलब कभी अल्पसंख्यक, कभी आधी आबादी, मतलब जितना वोट सरकार बना दे वो सब पीडीए में आता है। तो ये ए जो है कई बार अल्पसंख्यक हो जाता है। तो आपको लग रहा है कि पीडीए में अब अल्पसंख्यकों को मजबूत करने की तैयारी समाजवादी करने लगी, और उसी कड़ी में ये बात कहा गया है कि ये जो किया गया वो क्यों किया गया और एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है? कैसे देखते हैं आप? धन्यवाद पंकज जी। अगर कोई राजनीतिक दल अल्पसंख्यकों के मुद्दे के साथ उनके पक्ष में खड़ा हो जाए तो वो ध्रुवीकरण है, ऐसा नहीं। और जो टारगेट करे वो ध्रुवीकरण नहीं है। क्या गंगा घाट पर वाराणसी के किनारे रोजा इफ्तार करने की यह पहली घटना है? बड़ी प्राचीन परंपरा है ये। कई बार हमने खुद देखा है कि गंगा किनारे बैठ करके लोगों ने रोजा इफ्तार किया है, और उसमें दोनों समुदायों के लोग शामिल होते रहे हैं। अचानक से आपने इस विषय को इतना बड़ा खड़ा कर दिया कि कानून व्यवस्था का इश्यू आ गया। सवाल इस बात का है कि गंगा को गंदा करना, गंदा होने की या कोई भी घटना, प्रदूषित होने की कोई भी घटना आपत्तिजनक है। कितने नाले गिर रहे हैं गंगा में सीधे सीधे? किन किन जिलों में गिर रहे हैं? गंगा को साफ करने की जो परियोजना थी कहां चली गई? अरबों रुपए खर्च हुए, उसका कोई हिसाब किताब कोई दे रहा है? गंगा को प्रदूषण से मुक्त रखने के लिए कि अगर हड्डी फेंकना आपत्तिजनक है तो फूल माला बहाना भी आपत्तिजनक है, मलमूत्र बहाना भी आपत्तिजनक है, किसी भी तरह का गंदा नाला गंगा में गिरना आपत्तिजनक है और कानूनन अपराध है। कितने लोगों के खिलाफ आपने कार्रवाई कर दी? कितने लोगों के खिलाफ आपने इनमें एक्शन लिया? कब आपने कौन सा वातावरण बनाने का प्रयास किया? निश्चित रूप से कोई भी व्यक्ति अगर गंगा को प्रदूषित करने का कोई कार्य कर रहा है तो आपत्तिजनक है, उसके अनुसार नियमानुसार कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन रोजा इफ्तार करना गलत है, ये कैसे गलत हो गया? रोजा इफ्तार आप गंगा नदी में क्यों नहीं कर सकते? कौन सा प्राविधान है जिसके तहत आप पर रोजा इफ्तार नहीं करना है, ये किसने कहा? ये किसने कहा है? बात तो इस पे है ना सुनील शुक्ला जी, कि मुर्गा खा के हड्डी नहीं फेंकना है। ये विवादास्पद तो मैं तो कह रहा हूं, आप पंकज जी, मैं कह तो रहा हूं कि गंगा को प्रदूषित करने का कोई भी कारण आपत्तिजनक है। गंदे नालों का ही बहना आपत्तिजनक है। लगातार गंगा में गंदा पानी बह रहा है। गंगा नदी के किनारे तमाम होटल बन गए, रेस्टोरेंट बन गए, अब हाल के दिनों में बन गए। क्या सब के सब उसमें आलू गोभी नेनुआ पका रहे हैं? वहां पे नॉनवेज नहीं बन रहा है क्या? वो कहां जा रहा है उसका प्रदूषण? सवाल इस बात का है कि आप घटना विशेष को लेकर के अगर आप टारगेट करते हैं कानून व्यवस्था के नाम पर, तो कौन कर रहा है ध्रुवीकरण की कोशिश? अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा होना और उस राजनीतिक दल पे आरोप लगा देना कि वो ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और जो टारगेट कर रहा है वो ध्रुवीकरण नहीं कर रहा है, ये तो मेरे ये कहीं से भी तार्किक नहीं लगता। आपने विकास की बात की, योगी जी का आपने वक्तव्य सुनाया, किसान खतरे में है, कारीगरों का पलायन हो रहा था, आधी आबादी सहमी रहती थी, व्यापारियों को सुरक्षा नहीं थी, युवकों के जीवन के साथ खिलवाड़ हो रहा था, नौकरी नहीं मिल रही थी। उसके बाद आपने दूसरा एक वक्तव्य सुनाया कि 9 वर्षों में परिवर्तन हुआ। क्या परिवर्तन हुआ है? आप मुझे बता दीजिए कि पिछले 9 वर्षों में कितने लोगों को आपने रोजगार दिया? कितनी भर्तियां हुई? कितने पेपर लीक हुए? पेपर लीक मामले में किन लोगों को दंडित किया गया? आप ये बता दीजिए कि ईज ऑफ डूइंग के लिए आपने क्या किया? जेवर का उद्घाटन हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। पिछले 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश में कितने हवाई अड्डे बने हैं और कितने आज संचालित हो रहे हैं? अरबों रुपए आपने खर्च किया है। आप मैं उसकी भी गिनती कर दीजिए, और जो संचालित हो रहे हैं उनपे कितने उड़ानें आ रही हैं और जा रही हैं? क्या उसकी कनेक्टिविटी रह गई है? सवाल इस बात का है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पंकज जी, सवाल इस बात का है कि मानव विकास के सूचकांक में सड़कों का निर्माण कभी प्राथमिकता में नहीं रहा। शिक्षा प्राथमिकता में रही है। इस प्रदेश में पिछले 10 वर्षों में हजारों स्कूल बंद कर दिए गए जो सरकारी चलते थे, हजारों की संख्या में। 69,000 शिक्षकों की भर्ती के नाम पर कितने तरह के विवाद अभी भी चल रहे हैं, उन विवादों को अभी तक खत्म नहीं किया गया। आप बताइए कि ये राज्य शिक्षा सेवा आयोग का गठन हुआ, पहले
दो शिक्षा सेवा आयोग होते थे, उसको बना करके एक कर दिया गया। न पहले वाले शिक्षा आयोगों ने कोई भर्ती की, न आज वाला शिक्षा सेवा आयोग कोई भर्ती कर रहा है। आप लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा आयोग की जो नियमित नियुक्तियां हैं, उनको बुलाकर, जो कभी नहीं होता था, अब उनमें जो जो चयनित लोग होते थे, उनको बुला करके मुख्यमंत्री कभी नियुक्ति पत्र नहीं देते थे। वो सबके घर अपने नियुक्ति पत्र डाक से पहुंचे जाते थे। आपने उनके लिए बड़ा बड़ा समारोह करने लगे आप। सवाल यह है कि इस प्रदेश में बेरोजगारी की स्थिति क्या है? आप कह रहे हैं कि किसानों की स्थिति बहुत बेहतर हो गई। क्या हो गई? प्रदेश में आलू का किसान परेशान नहीं है, प्रदेश में गन्ना का उत्पादन का किसान परेशान नहीं है, प्रदेश में जो किसान है उनकी उपज की बेहतर कीमत मिल रही है, प्रदेश में जो सिंचाई की क्षमता है वो बढ़ गई। हुआ क्या? आप सवाल इस बात का है कि बिल्कुल विकास का एजेंडा रखिए, आप विकास का एजेंडा सबके लिए स्वीकार्य है, लेकिन बात तो कीजिए। अभी भी आप वही करते हैं सब। वो कौन से कारक थे जिनके कारण से पलायन था? आप बता दीजिए कौन से कारक थे, और उन कारकों को दूर करने की कौन सी कोशिश की गई? आज भी यह सरकार, योगी जी की सरकार, उत्तर प्रदेश में केवल उन बातों का उल्लेख करती है जो लोगों की धार्मिक भावनाओं से जुड़े हुए हैं। काशी का कॉरिडोर बन गया, विंध्याचल का कॉरिडोर बन गया, मथुरा में श्री कृष्ण जन्म स्थान का कॉरिडोर बनने वाला है, अयोध्या में राम मंदिर बन गया। इसके अलावा किसकी आप का उल्लेख कर रहे हैं? आप कह रहे हैं कि 55% में मोबाइल का उत्पादन हम कर रहे हैं। उत्पादन कर रहे हैं आप तो दिल्ली के बहुत नजदीक हैं। असेंबलिंग को आप उत्पादन कहते हैं? कितने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आपकी गति क्या है? आप बार बार ये कहते हैं। आप सोचिए कि आप सम्मानित मुख्यमंत्री जी निवेश कराने के लिए सिंगापुर और जापान घूम करके आए हैं, और हिंदुस्तान का एक बड़ा उद्योगपति अंबानी साहब, वह 30,000 लाख करोड़ रुपया ये निवेश कर रहे हैं, डॉलर का निवेश कर रहे हैं अमेरिका में, वहां पे तेल शोधक कारखाना लगाने के लिए। उत्तर प्रदेश के और भारत के उद्योगपतियों से जा करके आप स्विट्जरलैंड में समझौता करते हैं और बताते हैं कि देखिए देखिए हमने इतना बड़ा काम कर लिया। सवाल ये नहीं है। आप अल्पसंख्यकों के साथ खड़ा हो जाना ध्रुवीकरण की कोशिश नहीं है। ध्रुवीकरण की कोशिश हुआ है कि केवल उन्हीं मुद्दों की बात करना जिससे सरकार का कोई सरोकार नहीं, नहीं है। पर आप सरकार का देखिए, सरोकार सरकार तो आंकड़े भी पेश कर रही है ना। सरकार तो आंकड़े भी पेश कर रही है आलोक पांडे जी। कौन से हैं? सरकार आंकड़े भी पेश कर रही है। सरकार कह रही है 14,000 से कम उद्योग थे, अब 31,000 हो चुके हैं बड़े उद्योग के साथ। और साथ ही साथ अगर हम आंकड़े की बात करें तो 96 लाख एमएसएमई यूनिट हैं यूपी के अंदर जो वो कार्यरत हैं। सरकार आंकड़ों के साथ आई है। तो मैं जिस सरकार को लेकर के सुनील शुक्ला जी बोल रहे हैं, अशोक यादव जी बोल रहे हैं, सरकार आंकड़ों को पेश कर रही है। और यही सवाल तो मैं कर रहा हूं कि बीजेपी अब विकास के मुद्दे पर चुनाव लड़ना चाह रही है और समाजवादी पार्टी पीडीए में अल्पसंख्यकों को भी अपने पक्ष में पूरे तरीके से लामबंद करने के लिए आगे बढ़ रही है। क्या आपको यह दिखाई पड़ रहा है कि बहुत बड़ा मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा बीजेपी का इस बार चुनाव में विकास रहने वाला है? पंकज जी, विकास भारतीय जनता पार्टी मुद्दा रखेगी या नहीं रखेगी, हाल फिलहाल अपना एक ये बात तो बता रही है हमने डेवलपमेंट किया। लेकिन अब समस्या ये है कि जब अमेरिका की संस्था कोई बात कहती है तो भारत को उसे ऐसे माना जाता है जैसे भारत का संविधान, और भारत के संविधान को नकार दिया जाता है। सभी लोग कह रहे हैं भाई कहाँ लिखा है कि गंगा में आप हड्डी नहीं बहा सकते या गंगा में आप इफ्तार नहीं कर सकते। भाई भारत के संविधान का आर्टिकल 51 कहता है कि नदियों को साफ रखना है। अब अगर नदियों में कोई हड्डी खा के फेंक रहा, तो नहीं, वो छोटी चीज है, पहले बड़ी चीज पे बात करेंगे कि वो नाले को, मतलब हड्डी फेंकते रहेंगे तब तक जब तक कि नाले चौक ना हो जाए, नाले बंद ना हो जाए। ये कौन सी बात है भाई कि भाई हम 302 करते रहेंगे क्योंकि अभी और अपराध भारत में बड़े हो रहे हैं, हम अपराध करते रहेंगे क्योंकि मर्डर हो रहे हैं इस देश में। ये कौन सा कुतर्क लेके आते, मेरी समझ में नहीं आता है कि एक कोई अपराध हो रहे हैं उससे बड़े लेवल के, तो हम छोटे लेवल के अपराध करने की हम छूट चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम मुसलमान हैं। शर्म नहीं आती है उनका किसी भी एक धर्म के लोगों का पक्ष करते हुए कि मुसलमान है तो उन्हें छोटे अपराध करने की छूट मिल जाए क्योंकि इस देश में बड़े अपराध पहले से हो रहे हैं।
क्या गंगा में पॉल्यूशन हो रहा है इसको लेके आंदोलन नहीं है? क्या इसको लेके न्यायालय में मुकदमे नहीं चलते? क्या इसको लेके सरकार को डांट नहीं पिलाई जाती? ये एक दूसरा मुद्दा है। गंगा में पॉल्यूशन हुआ तो क्या भारतीय जनता पार्टी ने पॉल्यूशन कर दिया? ये पिछले 70 सालों में सभी ने मलाई पार्टी और सब करप्शन में गया, कुछ हिस्सा गंगा की सफाई में लगा और कुछ हिस्सा करप्शन में चला गया। इसकी वजह से गंगा में आप जो जिसको हम मां मानते हैं, केवल हमारे लिए नदी नहीं है, सारे भारतीयों के लिए नदी होगी, हिंदुओं के लिए हमारी धार्मिक आस्था का केंद्र भी है। तो आप हिंदुओं की धार्मिक आस्था के केंद्र में काशी में जाकर के आप रोजा करते हैं, ठीक, पुरानी परंपरा होगी। अभी तक तो मुझे गंगा में किनारे भले होता हो, लेकिन बीच गंगा की धारा में ऐसी रोजगार की याद तो हमें कभी आई नहीं, और अगर आई होगी तो चर्चा में नहीं है। और फिर आप वीडियो बनाते हैं और नदी में मुर्गा खा के फेंकते हैं। कौन सा सम्मान कर रहे हैं? देश के संविधान का सम्मान कर रहे हैं या हिंदुओं की आस्था का सम्मान कर रहे हैं? ना आप संविधान का सम्मान कर रहे हैं, ना हिंदुओं की आस्था का सम्मान कर रहे हैं। 51 क्या कहता है भाई? संविधान ही कहता है कि सारी नदियों को स्वच्छ रखना है, आप नदियों को स्वच्छ रख नहीं सकते। तो इसलिए इस तरह के जो कुतर्क दिए जाते हैं मेरी समझ में नहीं आते। दूसरी बात, अब आते हैं डेवलपमेंट की। डेवलपमेंट कितना हुआ वो तो डेटा सरकार दे ही रही। एक डेटा मैं उदाहरण देता हूं हमेशा, कानपुर नगर साढ़ एक जगह है, साढ़ नहरिया, समग्र शासन काल में शाम को सर्दियों में 7 बजे के बाद आप वहां से निकल नहीं सकते थे, लूट लिए जाते थे। उमराव इसलिए पूछ लीजिए, क्षेत्रीय है ये भी बता दीजिए, लूट लिया जाता था लिटरली। आज वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने डिफेंस कॉरिडोर बनाया है। अब रात में 2 बजे आप वहां से निकल के आइए, कोई चू नहीं होता। अब आपका रोड डेवलपमेंट नहीं है। ऐसे कितने क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में जहां कार्रवाई लगती थी, एक गाड़ी निकल नहीं सकती थी, पुलिस वाले रोक देते थे, 25-30 गाड़ियों का काफिला होता था, तब आप वहां से निकल सकते थे। उत्तर प्रदेश में ऐसा कौन सा रास्ता है जहां रात में आप आसानी से नहीं जा सकते? ये तो बताता है डेटा कि कम से कम जो अपराधी हैं उनके अंदर भय है। ये भी सच है कि 2 मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्रियां भी नहीं थी उत्तर भारत में, वो मैन्युफैक्चर वो भी नहीं करती थी, वो भी असेंबली ही करती थी। आज कम से कम 150 फैक्ट्रियां हैं तो जो इस देश में मोबाइल को असेंबली करती, असेंबली ही सही। एसी हम इस देश से आयात करते थे, सीधे सीधे बनी बनाई, अब हम निर्यात करते हैं एसी को, अब हम आयात नहीं करते इस देश पे एयर कंडीशन को। तो कुछ चीजें तो बेहतर हुई है ना। अब कह रहे रोड है, राहुल गांधी को बयान आ जाता है तो रोड में तो अमीर चलते हैं। मैं अपने कानपुर से कुर्मी जाने में मुझे समाज शासन काल में अभी नरवल से होते हुए अखरी होते हुए कुर्मी जाते थे प्रेमानंद जी के गांव से, तो उसमें मुझे 2.5 घंटे लगते थे 30-32 किलोमीटर में। आज 30-35-40 मिनट में आप रामा देवी से कुर्मी पहुंच सकते हैं, ऐसी रोडें हो गई हैं। तो बेहतर रोडें, बेहतर इलेक्ट्रिसिटी चीजों लोगों के जीवन को बेहतर नहीं करती। कुर्मी कानपुर में रहो तो बेहतरीन जीवन, 30 किलोमीटर दूर चले जाओ तो लाइट नहीं मिलती थी। तो ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कुछ चीजें बेहतर नहीं की है। अगर वो इसके आधार पर भारतीय जनता पार्टी वाकई विकास के आधार पर चुनाव जीतने की हिम्मत रखती है तो भारतीय जनता पार्टी को बधाई। लेकिन मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी विकास के आधार पर चुनाव पे नहीं जाएगी। 2004 में गई थी अटल बिहारी वाजपेयी के समय में और वो चुनाव हार गए थे। इस देश में विकास एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन विकास चुनाव का आधार नहीं हो सकता। चुनाव का आधार जाति गोलबंदियां और धार्मिक गोलबंदियां ही होंगी। आप 27 आने दीजिए, आप देखिए 27 की तैयारी शुरू हो जाएगी। अखिलेश यादव में जो तीर चला है मुसलमानों के पक्ष को लेके, उसी नेतृत्व की वो AIMIM से चलिए ठीक है। मेरे पास है प्योर पाव भाजी का मसाला, प्योर पाव भाजी मसाला, पाव भाजी को टेस्टी बना डाला, सबका राजा आम प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जल जीरा मसाला।